हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया, स्वस्थ, सुरक्षित, पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी आपकी। अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं? अध्याय 1 जीवों में जनन में हम जनन क्या होता है, फिर इसमें जीवों में किस प्रकार के जनन होते हैं, अलैंगिक जनन पढ़ चुके हैं। अलैंगिक जनन में जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम पूरा पढ़ चुके। फर्स्ट पार्ट के बाद हम उसमें पूरा विखंडी भवन, प्लाज्मोटेमी, मुकुलन, बीजाणु जनन सब हमने पढ़ लिया। लास्ट जो उसका पार्ट है कायिक जनन, किसी किसी बुक में कायिक जनन अलग से दिया रहता है, उसको अलैंगिक जनन के अंतर्गत नहीं रखते। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अभी कौन सा? कायिक जनन, काया द्वारा जनन। काया द्वारा जनन में हमने पढ़ चुके हैं तने द्वारा जनन, वायवी तने द्वारा जनन, अर्धवायवी तने द्वारा, भूमिगत तने द्वारा जनन, पत्र कलिका द्वारा जनन, पत्तियों द्वारा जनन, ये अपन पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे अपन कायिक जनन में आते हैं। आज हम पढ़ेंगे रोपण। ये बिल्कुल अलग टाइप की चीज है। रोपण क्या है? इसमें रोपण में क्या किया जाता है? रोपण में दो पेड़ लिए जाते हैं, दो पौधे लिए जाते हैं। एक पौधा मान लीजिए ये है और ये पौधा है, इसमें और भी ऐसे शाखाएं निकली हुई हैं। बूटी लगाना भी अपन पढ़ ही चुके हैं। तो ये शाखा और दूसरा पौधा जो है वो ये है। दोनों एक ही प्रजाति के पौधे हैं। दोनों कैसे हैं? एक ही प्रजाति के पौधे हैं। अब इसमें ये जो है ये निकृष्ट किस्म का पौधा है। कैसा पौधा है? निकृष्ट किस्म। और ये जो पौधा है ये है उत्तम किस्म का। अब देखिए निकृष्ट और उत्तम का मतलब क्या है। भाई आप बाजार गए, आप आम लेने जाओगे तो आप कौन सा आम खरीदोगे? जो पका आम लेने गया, जो बड़ा होगा और मीठा होगा, जिसका स्वाद अच्छा होगा, है ना, वही खरीदोगे। और बोलो दूसरा भी होगा, भले ही वो सस्ता हो, आप बोलोगे इसका स्वाद अच्छा नहीं है, ये छोटे छोटे होते हैं, मजा नहीं आता, तो वो अपन नहीं लेंगे। उसको अपन कौन सी बोलेंगे? निकृष्ट, है ना। तो ऐसे सभी जितनी भी हमारी उपज है, उन उपज में एक ही प्रजाति में कुछ निकृष्ट होती है और कुछ उत्तम होती है। तो उत्तम को हर कोई बढ़ाना चाहेगा, उसके लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? रोपण। क्या करते हैं? देखिए, निकृष्ट किस्म के ऊपरी भाग को काटकर अलग कर दिया जाता है। जब इसको अलग कर देते हैं तो ये हिस्सा जो निकृष्ट किस्म का है ये कहलाता है स्कंध। इसे क्या बोलते हैं? स्कंध। ठीक है। अब ये जितने तने की मोटाई है इस तने की, उतनी ही मोटी कोई इसकी शाखा ली जाती है। उस शाखा को इस तने से काट दिया जाता है। इससे काट दिया जाता है किसकी? उत्तम किस्म के पौधे की। और उसे लाकर यहाँ पर लगा दिया जाता है। इसमें शाखाएं भी होंगी, इसमें पत्तियां भी होंगी, उसके समेत इसको लगा दिया जाता है। और चारों तरफ मिट्टी से लेप कर दिया जाता है, सुतली बांध दी जाती है, टाइट कर दिया जाता है, एक के ऊपर एक बिल्कुल गोलाई पर रखकर किया जाता है, जिससे 15 दिन 1 महीने तक इसको ऐसे ही बना रखा जाता है, गीला करके रखा जाता है। मिट्टी यानी कौन सी मिट्टी? खाद वाली मिट्टी लगाई जाती है। अब क्या होता है, इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा जो उत्तम किस्म का है इसे कहा जाता है कलम। इसे क्या बोलते हैं? कलम बोलते हैं। तो रोपण का दूसरा अर्थ और क्या हो सकता है? क्या करना? कलम लगाना या कलम बांधना। यहाँ बांधा है। अब आप अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लें कि कलम बांधना और कलम, हम लोग क्या बोलते हैं? गुलाब की कलम लगाई, गलत शब्द बोलते हैं। वो जो हम गुलाब की एक डंडी काटकर जमीन में लगा देते हैं वो कलम नहीं है, उसे कहा जाता है कर्तन। क्या कहा जाता है? उसको कर्तन कहा जाता है। तो जो कर्तन है उस कर्तन को लगाने के लिए क्या किया जाता है? कर्तन को लगाने के लिए उसमें जो कर्तन है वो अलग होती है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी अपन क्या पढ़ेंगे? रोपण। तो रोपण में क्या किया जाता है जिसकी परिभाषा मैं बोल रही हूँ, 2 पौधे लिए जाते हैं निकृष्ट और उत्तम किस्म के।
निकृष्ट किस्म के पौधे को उत्तम किस्म में बदलने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे हम रोपण कहते हैं। अब विधि क्या है इसमें? निकृष्ट किस्म का पौधा लिया जाता है, उत्तम किस्म का पौधा लिया जाता है। निकृष्ट किस्म की जड़ और तने को छोड़कर ऊपर के हिस्से को काटकर अलग कर दिया जाता है। उस हिस्से को हम स्कंध कहते हैं। उत्तम किस्म के पौधे की किसी शाखा को इसके ऊपर रखकर पहले काटा जाता है, काट कर इस पे लगाया जाता है, चारों तरफ मिट्टी लगाई जाती है, सुतली बांधी जाती है और पैक कर दिया जाता है। कुछ दिनों तक ये ऐसे ही पैक रहता है और इसे गीला करके रखा जाता है। इस भाग को जो इसमें ऊपर जोड़ा गया है उसे कहते हैं कलम। ये कौन से किस्म का होता है? उत्तम किस्म का होता है। अब ये जुड़ जाएगा तो ये रस्सी वगैरह खोल दी जाएगी। कैसे जुड़ जाएगा? अंदर जो जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, कैम्बियम की कोशिकाएं लगातार वृद्धि करेंगी, नए जाइलम फ्लोएम बनाएंगी और दोनों के जाइलम फ्लोएम आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे जो पौधा तैयार होगा वो पौधा अब किस किस्म का होगा? उत्तम किस्म का। इसमें जो फल, फूल, पत्तियां आएंगी वो कौन से किस्म की होंगी? उत्तम किस्म की। जड़ और नीचे का तना किसका है? निकृष्ट किस्म का। इसके कोई भी लक्षण ऊपर की ओर दृष्टिगोचर नहीं हुए। मतलब एक निकृष्ट किस्म का जमा जमाया पौधा जिसमें अच्छी बड़ी जड़ थी, अच्छा मोटा तना था, जिसको बनाने में कई साल लगते, वो 1 महीने के अंदर ही एक नया वृक्ष बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, तो रोपण इसे कहा जाता है। समझ में आ गया होगा आपको? कलम किसे कहते हैं, स्कंध किसे कहते हैं, दोनों को कैसे जोड़ा जाता है। अब रोपण के अलग अलग प्रकार हैं। पहला है विप रोपण, फिर दूसरा है जिह्वाकार रोपण, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जिह्वाकार रोपण। फिर तीसरा है कीलवत रोपण और चौथा है किरीट रोपण। एक एक करके अपन इसको समझते हैं। पहला है विपरोपण। इसमें जो निकृष्ट किस्म है, निकृष्ट किस्म का पौधा है, उसको इस तरह तिरछे में काटा जाता है। इस तरह ये ए पौधा है निकृष्ट किस्म का, और जो बी पौधा है वो उत्तम किस्म का। ये निकृष्ट पौधा है, ये उत्तम पौधा है। इसमें जो बी उत्तम है, इसका तना कैसे काटा जाता है? इसके तने को इस तरह से काटा जाता है और इसको फिर इसके ऊपर फिट कर दिया जाता है। ये विप आकार कहा जाता है, फिसलने जैसा ये आकार है, विप कहा जाता है उसे। इस तरह का आकार है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? कौन सा रोपण? विप रोपण। ठीक है, नीचे कौन सी किस्म है? निकृष्ट किस्म है। ऊपर कौन सी किस्म है? उत्तम किस्म। ठीक है, ये तो विप रोपण हो गया। फिर जिह्वाकार रोपण में क्या किया जाता है? जो निकृष्ट किस्म का पौधा है उसको इस तरह से काटा जाता है, इस तरह से। दो इस तरह से उसमें उठाव होते हैं, एक पहला और एक दूसरा, इस तरह से काटा जाता है। और इसी तरह से फिर इसी शेप में फिट हो जाए उत्तम किस्म के पौधे को भी इसी तरह से काटा जाता है, उसको इसके ऊपर फिट किया जाता है। इसे कौन सा रोपण कहते हैं? जिह्वाकार रोपण। कौन सा रोपण कहते हैं? जिह्वाकार रोपण। फिर तीसरा रोपण है कीलवत रोपण। तीसरा कौन सा है? कीलवत रोपण। कीलवत रोपण के लिए जो निकृष्ट किस्म है उसमें इस तरह से खांच बनाई जाती है। ये पौधा है, इसमें ऐसा कील जैसी रचना बनाई जाती है। और जो उत्तम किस्म का पौधा है उसका जो तना है उसमें नीचे उसमें इस तरह से बनाया जाता है। ये कौन सी किस्म है? निकृष्ट किस्म जो जमीन में लगी है। ये कौन सी किस्म है? उत्तम किस्म है। इसको इसके ऊपर बांध दिया जाता है। ये कील के समान रचना है, इसलिए इसे कौन सा रोपण कहते हैं? कीलवत रोपण। अब इसके बाद अंत में है चौथा प्रकार है किरीट रोपण। आप किरीट का हिंदी में शाब्दिक अर्थ क्या है? किरीट मुकुट को कहा जाता है।
और मुकुट कहाँ पहनते हैं? मुकुट इस तरह से पहना जाता है, परिधि में पहना जाता है ना। तो इसके लिए बहुत मोटे तने वाला यदि कोई वृक्ष है जो जमीन में लगा है, उसको इस तरह से काटा गया है। ये स्कंद है जो कि निकृष्ट किस्म का है। तो अब क्या किया जाता है, दूसरा जो उत्तम किस्म का पौधा है उसकी बहुत सारी शाखाएं ली जाती हैं और इसमें किनारे किनारे खांच बनाई जाती है। किनारे किनारे खांच बनाकर इसमें इन शाखाओं को इस तरह से बांध दिया जाता है। इस तरह से सबको बांध दिया जाता है। क्योंकि ये पूरे में मुकुट के समान ऐसा लगाया गया है, किरीट के समान लगाया गया है, इसीलिए इसे कहा जाता है कौन सा रोपण? किरीट रोपण। फायदा क्या होता है इससे? एक तो उत्तम किस्म का बड़ा सा पौधा मिल जाता है। यदि आम के पौधे में हमने ऐसा किया, आम का एक वृक्ष तैयार होने में 4-5 साल करीब लगते हैं। तो 4-5 साल में जो एक बड़ा वृक्ष तैयार होता है, मोटे तने वाला, मोटी जड़ वाला, वो हमको 1-1.5 महीने में ही प्राप्त हो जाता है। अतः ये बहुत ही अच्छी विधि है निकृष्ट किस्म के पौधे को उत्कृष्ट किस्म में बदलने की। इसे क्या क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है रोपण एवं कलम बांधना। 4 प्रकार की होती है, विप रोपण, जिह्वाकार रोपण, कीलवत रोपण एंड किरीट रोपण। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अगली विधि है कलिकायन। कलिकायन, कलिका लगाना, इसे हम क्या बोल सकते हैं? कलिका लगाना। तो पहले तो अपन ये समझे कि कलिका क्या होती है ना। आप क्या समझते हैं? फूल की कलिका? नहीं, कोई भी पेड़ या पौधा जिसको आप विकसित होते हुए देखेंगे तो उसमें देखना बीच में ऐसी लाइनें लाइनें होती हैं। किसी में यदि लाइन नहीं होगी तो ऐसा ये हिस्सा बीच बीच में से थोड़ा सा ऐसे फूला होगा। किसी में लाइनें होती हैं, किसी में लाइनें नहीं होती। तो ये जो बीच बीच का फूला हिस्सा है या लाइन है जहाँ पर, वहां पर आप देखेंगे कि छोटी छोटी ऐसे कलिकाएं निकलती हैं और ये छोटी कलिकाएं फिर धीरे धीरे या तो पत्ती बन जाती हैं या फिर ये शाखा बन जाती है और इन पर क्या लगती है? पत्तियां लगती। तो ये जो हिस्सा है जो सबसे पहले निकला, इसे कहा जाता है कलिका, क्योंकि इसी से फिर शाखा निकलती है या फिर पत्ती निकलती है। तो क्या किया जाता है कलिकायन में? इस कलिका को निकालकर, ये उत्तम किस्म के पौधे की है, उत्तम किस्म के पौधे की कलिका को निकृष्ट किस्म के पौधे के साथ बांधा जाता है। अब इसमें जैसे रोपण लगाने में पौधा बिल्कुल साफ कर देते थे, वैसा नहीं है। इसमें 2 किस्मों को मिलाया जाता है। ये एक प्रकार की एक किस्म है और इसमें ये पूरा वृक्ष खड़ा हुआ है। अब इसमें क्या करना, हमको दूसरी किस्म को मिक्स करना है, यानी 2 किस्में एक ही पौधे से प्राप्त होंगी। ये इस तरह से बहुत बड़ा सा पौधा है। अब इसमें क्या करेंगे, ये एक और किस्म है, ये तो स्वयं एक है ही उत्तम किस्म, ये दूसरी उत्तम किस्म है। तो इसकी कलिका को निकालेंगे और निकालकर इस वृक्ष में इसके जो और शाखाएं हैं या इसके तने में, यहाँ पर जहाँ इसकी पर्वसंधि होगी वहां पर ऐसा गड्ढा करेंगे और गड्ढा करके कील के समान गड्ढा करेंगे और यहाँ पर इस कलिका को जो यहाँ से निकाली है इसको यहाँ पर फिट कर देंगे, यहाँ पर फिट कर देंगे और फिट करने के बाद उसको सुतली से बांध देंगे। एक किस्म के पौधे में गड्ढा किया कलिका के बराबर और यहाँ कलिका को लगाकर बांध दिया, गीला करके रखा, मिट्टी लगा दी। कुछ समय बाद यहाँ से एक शाखा निकलेगी। ये शाखा कौन से वाले पौधे के समान होगी? जिस पौधे की कलिका हमने निकाली। तो एक ही वृक्ष पर हमको 2 किस्में प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसे कहते हैं कलिकायन। अब ये कलिकायन भी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है टी कलिकायन और दूसरा होता है ट्यूब कलिकायन। दूसरा है ट्यूब कलिकायन। तो टी कलिकायन में क्या किया जाता है? टी कलिकायन में जो तना काटा जाता है वो किस आकृति में काटा जाता है?
टी की आकृति में काटा जाता है और कलिका को टी के आकार में लगाया जाता है, तो उसे कहते हैं टी कलिकायन। ठीक है। अब दूसरा कौन सा है कलिकायन का? ट्यूब कलिकायन। तो ट्यूब कलिकायन में ये वृक्ष पहले से है, इसमें हमको क्या करना है? दूसरी कलिका को लगाना है। तो उसके लिए इसमें रिंग में, गोल रिंग में, मान लीजिए ये तना है, तो तने में गोल रिंग में इसको खांच बना ली जाती है। क्या बना ली जाती है? खांच बना ली जाती है। अब इस पौधे की कलिका को लगाना है, तो इधर से भी इसको रिंग के रूप में खांच बनाकर ट्यूब के रूप में काटा जाता है और उस ट्यूब को इस खांचे के अंदर फिट करके चारों तरफ से सुतली द्वारा बांध दिया जाता है। गीला मिट्टी लगाकर गीला करके रखा जाता है, जिससे इससे फिर जो नई शाखा निकलती है वो नई शाखा दूसरे किस्म की होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को कलिकायन क्या होता है। अब इसके बाद है, बहुत सिंपल है इसलिए बार बार रिवाइज नहीं कर रही हूँ, दाब लगाना। इम्पोर्टेंट और कठिन टॉपिक को दोबारा समझा दिया जाता है। तीसरा है दाब लगाना। ये सब कृत्रिम चल रहा है। दाब लगाना कृत्रिम कायिक प्रजनन पढ़ रहे हैं। दाब लगाने का मतलब है, देखिए एक ये है, पहला तो ये एक पौधा लगा हुआ है, इसमें बहुत सारी शाखाएं हैं। ठीक है, और ये जड़ है इसकी, ये तो क्या दिखती नहीं है मिट्टी में। इसको क्या किया जाए, इसकी एक शाखा को लिया जाए और इस शाखा को इस तरह से, इसमें यहाँ पत्तियां हैं, इसमें भी पत्तियां हैं, इस तरह से लगा दिया जाए और यहाँ पर थोड़ा सा चीरा लगा दिया जाए ताकि इस पौधे का भोजन इसके पास ना पहुंचे। अब कुछ समय तक ऐसा मिट्टी में दबा देंगे इसको, तो यहाँ पर नीचे क्या निकल आएंगी? जड़ें निकल आएंगी और ये तना फिर और बड़ा होने लगेगा और यहाँ पर एक नया पौधा जन्म लेगा। इस प्रकार यदि हम दाब लगाते हैं, दाब लगाना यानी मिट्टी में दबा देना, तो इस प्रकार के दाब लगाने को हम कहते हैं सरल दाब लगाना। कौन सा दाब लगाना? सरल दाब लगाना। फिर दूसरे नंबर पे आता है शीर्ष दाब लगाना। दूसरा कौन सा है? शीर्ष दाब लगाना। तो शीर्ष दाब में क्या किया जाता है? ये पौधा है एक और इसमें बहुत सारी शाखाएं हैं। इसको क्या किया जाएगा? इसकी एक शाखा को लेकर इसकी दाब शाखा को नीचे दबा दिया जाएगा, शीर्ष को। यहाँ की भी शाखा लेकर उसको भी कहाँ दबा दिया जाएगा? शीर्ष में। और शाखा जो और लंबी है उसको भी कहाँ दबा दिया जाएगा? उसके शीर्ष को, यानी शीर्ष यहाँ नीचे पहुंच गया। अब ये शीर्ष, चूंकि पौधों में शीर्ष भाग ऐसा होता है जो तेजी से वृद्धि करता है, तो उसमें यहाँ पर क्या निकलने लगेंगी? जड़ें, यहाँ से शाखाएं निकलेंगी, फिर इसको क्या कर दिया जाएगा? काट दिया जाएगा। तो बहुत सारे पौधे एक पौधे से ही तैयार हो जाएंगे। फिर इसमें अगला जो है वो है दाब लगाने का अगला प्रकार है सतत दाब। सतत दाब का मतलब होता है कि एक पौधा है, इसमें बड़ी बड़ी शाखाएं हैं और इसको हमने एक शाखा को लिया और एक शाखा को पूरी तरह जमीन पे क्या कर दिया? दबा दिया। अब इसमें पर्व संधियां हैं, तो जहां जहां पर पर्व संधियां हैं हमने दबाया, इसीलिए कृत्रिम प्रजनन है। वहां से नीचे से जड़ निकलेगी और ऊपर से क्या निकलेगा? तना। हर पर्व संधि से जड़ और तना निकलेगा और इस तरह एक ही पेड़ से कई पौधे तैयार हो जाएंगे। ये हो गया सतत दाब। और चौथा है संयुक्त दाब। चौथा है संयुक्त दाब। संयुक्त दाब में क्या होता है? ये पौधा है, एक पौधा है, अब इसकी एक शाखा को इस तरह से दबाया जाएगा, इस तरह से, इस तरह से। ये लंबी शाखा थी, इसका कुछ हिस्सा जमीन के नीचे, कुछ हिस्सा जमीन के ऊपर, इस तरह से यदि दबाया जाता है तो उसे हम कौन सा दाब बोलते हैं? संयुक्त दाब। कभी जमीन के नीचे, कभी जमीन के ऊपर, तो इसे क्या कहा जाता है? सतत दाब कहा जाता है। ऐसा गुलाब में किया जाता है, ऐसा पुदीने वगैरह में भी किया जा सकता है, अन्य
पौधों में भी किया जा सकता है, सतत दाब सेब और नाशपाती में किया जा सकता है। इस तरह एक ही समय में बहुत सारे पौधे प्राप्त हो जाते हैं, तो इसे कहा जाता है दाब लगाना। इसके बाद अगला है कर्तन लगाना। अगला कौन सा है? कर्तन लगाना। कौन सा है? कर्तन लगाना। अब ये जो कर्तन लगाना है, कर्तन लगाने को ही हम सामान्य भाषा में कलम लगाना बोलते हैं। ठीक है, कर्तन मतलब एक पेड़ की डंडी काटी या पत्ती काटी, जमीन में लगा दी। ठीक है, अब ये कर्तन कैसी कैसी होती है? तो कर्तन में जो कुछ कर्तन कैसी होती हैं जिनमें पत्ती की आवश्यकता हो, यानी इसको यदि अपन बिना पत्ती के लगाएंगे तो ये इसकी कर्तन में जड़ें नहीं निकलेगी। फिर जो दूसरा है ऐसा जिसमें पत्ती की आवश्यकता ना हो, जो ज्यादातर काष्ठी पौधे होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता, आवश्यकता ना हो। काष्ठी जितने पौधे होते हैं जो कड़क होते हैं, लकड़ी वाले होते हैं, उनमें इनकी आवश्यकता नहीं होती। इसी में फिर तीसरा प्रकार है मूल कर्तन, जड़ की कर्तन, उसको निकालना और निकाल कर उसको लगाना। तो ऐसी कर्तन, ऐसी जिसको अपन कटिंग बोल सकते हैं, कटिंग जिसमें पत्ती लगी हो और उसको जमीन में लगाना है, तो वो कैसी कैसी होनी चाहिए? शाकी होनी चाहिए, ग्रीन सी होनी चाहिए, मुलायम होनी चाहिए। फिर या तो पर्णक वाली होनी चाहिए जिसमें पर्णकलिका हो, पर्णकलिका युक्त तो होनी चाहिए, या फिर तीसरा मृदु काष्ठ वाली होनी चाहिए। जैसे गेंदा है या गुलाब है, इन सब में मुलायम पौधे होते हैं। तो मुलायम जितने भी पौधे होंगे, शाखे होंगे, पर्णकलिका युक्त होंगे, मृदु काष्ठी होंगे, इनमें पत्ती की आवश्यकता होती है, बिना पत्ती के इसको लगाया नहीं जा सकता। फिर पत्ती की जिनमें आवश्यकता नहीं हो, ऐसे तने होते हैं अर्धकाष्ठी, जिसमें अपन झाड़ी है या झाड़ी से थोड़े बड़े पेड़, जैसे अनार होता है, अमरूद होता है, उसको किस में रखा जाता है? अर्धकाष्ठी में रखा जाता है। तो अर्धकाष्ठी या फिर दृढ़ काष्ठ वाले, जैसे आम है, इसकी काष्ठ कैसी होती है? दृढ़ होती है। उनमें यदि हमें कर्तन लगानी हो तो उसमें पत्ती की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही उसकी पतली डंडियों को पर्वसंधि से काटकर जमीन में लगा दिया जाएगा तो वो आसानी से लग जाती है। उनमें पर्वसंधियों में चूंकि विभाजन की क्षमता होती है, तो विभाजन की क्षमता के कारण वो तेजी से वृद्धि करती है और जड़ें बना देती है। फिर है मूल कर्तन, यानी जड़ को काटकर, पौधे की जड़ निकाली, उसको काटा और काटकर लगा दिया, जैसे डहेलिया वगैरह में और कई ऐसे पौधों में ऐसा किया जाता है। इसे कहते हैं कर्तन लगाना। अब इसके बाद मुख्य जो बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है वो हमें पढ़ना है, वो है सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा प्रजनन। सूक्ष्म प्रवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन को किसी किसी बुक में ऊतक संवर्धन भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर इसको टीटोपोटेंसी या पूर्ण शक्तता के रूप में भी दिखाया जाता है। करते क्या है इसमें? सूक्ष्म प्रवर्धन में बहुत सूक्ष्म कोशिका ली जाती है। किसी भी पौधे की बहुत सूक्ष्म कोशिका को लेकर, छीलन समझ लीजिए आप, निकालकर और उसको परख नली में, प्रयोगशाला के अंदर परख नली में पोषक विलयन भरकर उसको विकसित किया जाता है, जिससे एक रचना, अनियमित आकार की रचना बनती है, जिसे हम कहते हैं कैलस। क्या कहते हैं? कैलस। कैलस वास्तव में कोशिकाओं का समूह होता है। फिर इसमें विभिन्न कोशिकाएं बनती हैं, जैसे प्रोकैम्बियम या कैम्बियम या जाइलम या फ्लोयम। उनकी संख्या बढ़ने लगती है। जब बढ़ने लगती है, थोड़ी सी कलिकाएं दिखने लगती हैं, तो उसे फिर पोषक माध्यम में से
निकाल कर प्रत्येक कलिका को अलग अलग किया जाता है और फिर डिफरेंट प्रकार के पोषक माध्यम में डालकर प्रयोगशाला में रखा जाता है। तो प्रत्येक कलिका से एक नया पौधा जन्म लेता है, उसमें जड़ें निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं और सबको अलग अलग करके गमलों में या क्यारी में लगा दिया जाता है। तो कम समय में ऐसे पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं। ऐसे पौधे जिन्होंने अपनी बीज लगाने की बीज बनने की क्षमता को खो दिया है, जो बीज द्वारा प्रजनन नहीं करते, जिनमें फूल नहीं लगते, फल नहीं लगते, उनको इस विधि द्वारा बहुत अच्छे से उगाया जा सकता है। इससे और क्या फायदा है, जैसा एक पौधा है वैसा का बिल्कुल वैसा ही पौधा नया पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। एक ही समय में बहुत सारे पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रसुप्ति, जो कई भी पौधे ऐसे होते हैं जिनकी बीज का प्रसुप्ति काल बहुत लंबा होता है, तो बीज उतनी देर तक जमीन में पड़ा भी रहेगा, उगेगा नहीं। तो उसे ऐसे पौधे प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, ऐसे पौधे प्राप्त करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, फिर से एक बार अपन देखेंगे। ऊतक संवर्धन के लिए किसी पौधे की कोई कहीं की भी जाइलम, फ्लोएम या कैम्बियम, जड़, तना, कहीं की भी कोशिकाओं को लेकर पोषक माध्यम में रखा जाता है। पोषक माध्यम में, प्रयोगशाला में पोषक माध्यम में कोशिकाओं को रखा जाता है। कोशिकाओं का ये समूह होता है, कुछ कोशिकाएं होती हैं इसमें। अब इसमें क्या भरा हुआ है, पोषक माध्यम, जिसमें ये कोशिकाएं विभाजित होती हैं। विभाजित होने के बाद इनमें रचनाएं बनती हैं, विभिन्न प्रकार की इस तरह से रचना बनती है, जिसको कहा जाता है, जिसके अनियमित आकृति होती है, इसे कहा जाता है कैलस। क्या कहा जाता है, कैलस। जब कैलस बन जाता है, इसमें कोई सी भी कोशिकाएं हो सकती है, किसी भी तरह की। अब इस कैलस को फिर अलग प्रकार के पोषक माध्यम में परखने में रखा जाता है, निकाला जाता है और इसकी जो ये अतिवृद्धियां हैं, इनको काट काट कर अलग प्रकार के पोषक माध्यम में डाल दिया जाता है। यहाँ पर फिर इसमें नीचे की ओर जड़ें और ऊपर पत्तियां निकलनी प्रारंभ हो जाती हैं। इसे फिर निकालकर जब ये थोड़ी बड़ी हो जाती है तो गमले में या क्यारी में लगा दिया जाता है। तो ऊतक, ये क्या था, कोशिकाओं का समूह। ये क्या था, ऊतक। ऊतक बन जो है उनमें विभाजन हुआ पोषक माध्यम में, तो क्या बना, कैलस, जिसमें कोई सी भी कोशिकाएं हो सकती हैं और उन कोशिकाओं की वृद्धि से क्या बनी, कलिकाएं। और ये कलिकाओं में नीचे की ओर क्या निकल आई, जड़ें भी निकल आई और इनको फिर अलग अलग करके गमलों में लगा दिया जाता है। इस प्रकार जो पौधे प्राप्त होते हैं उन्हें कहा जाता है सोमा क्लोन पौधे। कौन से पौधे कहा जाता है, सोमा क्लोन पौधे कहा जाता है। सोमा क्लोन पौधे का मतलब होता है एक दूसरे के बिल्कुल समान, जरा सा भी अंतर इनमें नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये एक ही कोशिकाओं का जो समूह था उसके द्वारा ही निर्मित हुए हैं, अतः इन्हें सोमा क्लोन कहा जाता है। और इस तरह इससे क्या फायदा है हमको, इससे बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा, एक ही समय में कई पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर दूसरा फायदा क्या है कि इसमें बीज, जो ऐसे पौधे जिनमें बीज बनाने की क्षमता नहीं है, उनको भी इस विधि द्वारा उगाया जा सकता है। फिर इसमें और क्या किया जा सकता है, एक साथ आर्थिक महत्व वाले जो पौधे हैं उनकी बहुत सारी संख्या उगाई जा सकती है। ऐसे पौधे जो बहुत अधिक आर्थिक महत्व के हैं, उनको यदि पूरा रोपण करना है तो उसके लिए इस तरह छोटी छोटी पौधे तैयार की जा सकती है। ऐसे पौधे जिनमें बहुत अधिक लंबी बीज प्रसुप्ति होती है, उनको भी इस विधि द्वारा उगाया जा सकता है। फिर पौधों को, जो यदि कुछ ऐसे पौधे जिनमें रोग हो रहे हैं, तो उन पौधों को अलग करके इस विधि द्वारा रोग मुक्त पौधे तैयार किए जा सकते हैं। और इसमें अध्ययन में सहायता मिलती है कि पहले कौन सी कोशिका बनी, विभिन्न प्रकार के जो डीएनए जेनेटिक अध्ययन करना है, जड़ पत्तियों के बारे में अध्ययन करना है, तो इस विधि द्वारा उसको अच्छे से समझा जा सकता है।
ये हमने अभी क्या पढ़ लिया, रोपण। रोपण इस तरह हमारा जो अलैंगिक जनन वाला पार्ट था वो पूरा हो गया। एक वीडियो और जिसमें गोटी लगाना और लैंगिक जनन में निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पश्चात घटनाएं पूरा वो भेजा जा चुका है। तो यहाँ पर हमारा लेसन 1 खत्म होता है। ठीक है, चलिए, तो बहुत सारा इसमें अपन ने अलग अलग जीवों के बारे में पढ़ा। अलैंगिक जनन, कायिक जनन, कायिक जनन के विभिन्न प्रकार प्राकृतिक और कृत्रिम भी पढ़े। आप भी अच्छे से पढ़ते रहिए। यदि कोई डाउट्स हो तो मुझसे पूछिए, आप कमेंट करिए, कमेंट करके पूछिए, फोन करके पूछिए, लेकिन पढ़िए। एक ही वीडियो को बार बार 2-3 बार देखिए, बुक से मिलाइए, क्वेश्चन आंसर लिखिए, तब आपको अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, आपको कहीं भी कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो देखिए, बुक से पढ़िए, बस इतना ही आपके लिए। ठीक है, ओके, बाय।